हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग चौधरी जयपुर टेक्नोविजन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम 15 तारीख से ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करेंगे, तो आज से हम ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज आपका वीडियो डाला जाएगा। तो आज हम आरसीसी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको लेक्चर फर्स्ट में एज ए इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। तो इसमें आरसीसी और कंक्रीट एक तरह से मिक्स है जिसमें से आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए बताया जा रहा है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन। तो जैसा कि आपको पता है कि पीसीसी होती है, इसको अपन प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहते हैं, ठीक है। ये पीसीसी क्या होता है? सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट वाटर, और अगर जरूरत पड़ जाए तो अपन इसमें एडमिक्सचर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एडमिक्सचर नहीं हो तब भी ये फाइन एग्रीगेट कहलाएगा। तो इसमें सीमेंट आ गया, फाइन एग्रीगेट आ गया। फाइन एग्रीगेट को अपन सैंड कह सकते हैं, कोर्स एग्रीगेट को अपन ग्रेवल कह सकते हैं, ठीक है। ये है। तो इस सीमेंट कंक्रीट को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसा कि एक एक्टिव मटेरियल और दूसरा है इनएक्टिव मटेरियल। एक्टिव मटेरियल में सीमेंट, वाटर और थर्ड एडमिक्सचर आता है। ये केमिकल रिएक्शन करते हैं। इनएक्टिव मटेरियल को अपन इनरेट्स मटेरियल भी कहते हैं। इसमें फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट आते हैं। ये दोनों कंपोनेंट यानी अपन इनको एग्रीगेट कह सकते हैं मिला के। ये इनएक्टिव मटेरियल होते हैं, ये कोई क्रिया केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, इनको केवल सीमेंट ही बाउंड करती है और सीमेंट पार्टिकल्स एग्रीगेट को आपस में बाउंड करने का काम करता है और सीमेंट आपस में खुद भी बाउंड होने का काम करता है, ठीक है। तो आप इसको एक तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको उतार सकते हैं। कंक्रीट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसमें कंक्रीट ग्रेड आती है जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसके अकॉर्डिंग कंक्रीट को IS 456 2000 के अकॉर्डिंग कंक्रीट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला ऑर्डिनरी कंक्रीट ग्रेड, दूसरा स्टैंडर्ड कंक्रीट ग्रेड, तीसरा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड। ऑर्डिनरी कंक्रीट ग्रेड में M10, M15, M20 कंक्रीट ग्रेड आती है। हाई स्टैंडर्ड कंक्रीट ग्रेड में M25, M30, M35, M40, M45, M50 और M55 ये कंक्रीट ग्रेड आती है। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड में M60, M65, M70, M75, M80 कंक्रीट ग्रेड आती है। अब कंक्रीट
तैयार करने का अलग अलग तरीका है। जैसे एक नॉमिनल मिक्स है, एक मिक्स डिजाइन है। नॉमिनल मिक्स में फिक्स मिक्सिंग का फिक्स रेशियो होता है। जैसे इसका होता है 1 3 6, इसका होता है 1 2 4, इसका होता है 1 1.5 3। ये मिक्स डिजाइन में आ जाती है। अब इसमें ये जो M है, M का मतलब मिक्स होता है, और आगे जो लिखी हुई होती है वो कंक्रीट की 150 mm³ से 28 दिन की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। जैसे M10 की होती है 10 Nm/mm², M15 की होती है 15 Nm/mm², M20 की होती है 20 Nm/mm²। इसी प्रकार 25 M30 की 30 Nm/mm², 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80, ये सब Nm/m² में होती है। आप इनकी यूनिट भी चेंज कर सकते हो, kg/cm² में चेंज कर सकते हो, या किसी और कंक्रीट ग्रेड में भी चेंज कर सकते हो। जैसा कि तुमने कंक्रीट ग्रेड के बारे में पढ़ा कि IS 456 2000 के अकॉर्डिंग कंक्रीट की ग्रेड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया: ऑर्डिनरी कंक्रीट ग्रेड, स्टैंडर्ड कंक्रीट ग्रेड और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड। कंक्रीट, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर, या अगर आवश्यकता पड़ रही है तो एडमिक्सचर को मिला के मिक्स बनाया जाता है, जो एक होमोजेनियस मिक्स होता है। उस कंक्रीट मिक्स को मिक्स करने का दो तरीके होते हैं। एक नॉमिनल मिक्स होता है, जो एक फिक्स रेशियो के अकॉर्डिंग मिक्स किया जा सकता है। एक मिक्स डिजाइन होता है जिसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, हालांकि एक प्रोपोर्शन इक्वल ही रहता है, लेकिन एक जैसा कि अपने कंक्रीट ग्रेड के बारे में पढ़ा, कंक्रीट की 3 ग्रेड है IS 456 2000 के अकॉर्डिंग: ऑर्डिनरी कंक्रीट ग्रेड, स्टैंडर्ड कंक्रीट ग्रेड और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड। ऑर्डिनरी कंक्रीट ग्रेड में M10, M15, M20 आती है। स्टैंडर्ड कंक्रीट ग्रेड में M25 से लेके M55 तक आती है, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड में M60 से लेके M80 तक कंक्रीट ग्रेड आती है। कंक्रीट को मिक्स करने के दो प्रोसीजर हैं। एक नॉमिनल मिक्स बन रखा गया, एक मिक्स डिजाइन रखा गया। नॉमिनल मिक्स में मिक्स का एक फिक्स रेशियो होता है। मिक्स डिजाइन में कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। अलग अलग जगह साइड के अकॉर्डिंग, या अलग अलग वर्क के अकॉर्डिंग, या मटेरियल के अकॉर्डिंग रेशियो चेंज हो जाता है। वो डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है कि उनका रेशियो क्या आएगा। जबकि नॉमिनल मिक्स का फिक्स रेशियो होता है। जैसे M10 का एक रेशियो फिक्स है कि 1 3 6 का एक रेशियो रहेगा, जबकि M30, M35, M40 इनका फिक्स रेशियो नहीं होता है। ठीक है। RCC वर्क के लिए मिनिमम कंक्रीट ग्रेड यूज में ली जाती है, वो ली जाती है M20। M20 से लोअर कंक्रीट ग्रेड जैसे M10, M15, ये लैंड मिक्स या सिंपल कंस्ट्रक्शन, या जो नॉर्मली ऑर्डिनरी जो कंक्रीट वर्क होते हैं उनके लिए यूज में ली जाती है। जैसे PCC के लिए यूज में ली जा सकती है। तो M20 ऐसी कंक्रीट ग्रेड जो RCC वर्क के लिए मिनिमम कंक्रीट ग्रेड होती है, या फिर RCC वर्क के लिए इससे ऊपर की कंक्रीट ग्रेड है वो यूज में ले सकते हैं। इससे लोअर कंक्रीट ग्रेड RCC के लिए यूज में नहीं ले सकते हैं। तो जैसा कि अपने कंक्रीट ग्रेड के बारे में पढ़ा, जैसे अपन एक कंक्रीट ग्रेड की बात करते हैं, जिससे मैं M15 की बात करता हूँ। तो M15 में M का मतलब मिक्स होता है। ये मिक्स किसका होता है? ये मिक्स सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का मिक्स होता है।
इसमें जो कंक्रीट ग्रेड रहती है उसके अकॉर्डिंग उसका रेशियो होता है, या उसका जो मिक्स डिजाइन होती है उसके अकॉर्डिंग उसका रेशियो हो जाता है। जैसे इसका रेशियो था 1, 2, 4, तो इसमें 1:4 रेशियो है, तो 1 पार्ट ऑफ सीमेंट 2 पार्ट ऑफ फाइन एग्रीगेट 4 पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, इस प्रकार से इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये 15 होता है, ये कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 28 डेज। 28 दिन बाद की कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जिसको कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। ये 15 न्यूटन पर वन स्क्वायर में होती है। किसमें? 15 न्यूटन पर वन स्क्वायर में होती है। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की ज्ञात करने के लिए IS 516 कोड के अकॉर्डिंग 50 mm क्यूब यूज में लेते हैं, जिसको 15 सेंटीमीटर क्यूब साइज भी कह सकते हैं। तो ये आपका, जैसे कि मैंने कंक्रीट ग्रेड बताई, उनका एक रेशियो गया 1, 2, 4 के अकॉर्डिंग जो भी अपन मिक्स करते हैं, और ये अपन बेसिक पढ़ रहे हैं नॉर्मली, इसको मैं आपको आगे डिटेल में पूरा पढ़ूंगा। तो ये 1 पार्ट ऑफ सीमेंट हो गया, 2 पार्ट ऑफ फाइन एग्रीगेट हो गया, 4 पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट हो गया है, जिसमें ये 15 है, नंबर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है 15 न्यूटन पर वन स्क्वायर में है। ये कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जो 15 सेंटीमीटर के क्यूब से 28 दिन पर जो अपने को प्राप्त होती है। ठीक है, इसको अपन किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं या यूनिट में चेंज कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको अलग यूनिट में पूछ सकता है। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए IS 516 के अकॉर्डिंग 15 सेंटीमीटर का क्यूब यूज में लेते हैं, जिसकी साइज 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर होती है, या 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm होती है। यह टेस्ट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किया जाता है। ह्यूमिडिटी एटलीस्ट 90% रखी जाती है। जो क्यूब की साइज होती है अंदर से अंदर वो 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm होती है। जैसा कि ये क्यूब है, इस क्यूब की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसका सरफेस, एक फेस का सरफेस एरिया होता है वो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, या 22,500 mm स्क्वायर होता है। ये 22,500 mm स्क्वायर होता है। ये टेस्ट करने के लिए जिस भी कंक्रीट ग्रेड का मिक्स तैयार किया गया है, या जिस कंक्रीट ग्रेड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करनी है, उसका मिक्स बनाने के बाद उसे कंक्रीट क्यूब के अंदर फिल करते हैं और अलग अलग लेयर में बढ़ते हैं, और प्रत्येक लेयर का कॉम्पैक्शन करते हैं। कॉम्पैक्शन करने से कंक्रीट की डेंसिटी बढ़ती है, जिससे उस डेंसिटी बढ़ती है, और डेंसिटी एयरबॉल्स हटने के कारण डेंसिटी बढ़ती है, जिससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। कॉम्पैक्शन करने के बाद उसको क्यूब को कुछ समय के लिए रख दिया जाता है। 24 आवर्स के बाद क्यूब का मोल्ड खोलकर उसकी तराई करते हैं। जब कंक्रीट क्यूब को 28 दिन हो जाते हैं, तो 28 दिन बाद में कंक्रीट क्यूब को वेट कंडीशन में CTM या UTM मशीन पर रखकर उस पर कंप्रेसिव लोड अप्लाई किया जाता है। कंप्रेसिव लोड को काउंट करने का मशीन के ऊपर एक मीटर लगा होता है, जिससे हम लोड कैलकुलेट कर सकते हैं, और एरिया हमारे को क्यूब की साइज से मिल जाता है। जैसा कि अपने को साइज पता है, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर है, तो एरिया हो गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 22,500 mm स्क्वायर। जैसा कि मशीन
सीटीएम मशीन होती है, इस प्रकार से होती है। नॉर्मली बनाता हूँ, उस पर इस प्रकार से जैक होता है। तो जो क्यूब जिस 28 दिन हो गया जिसकी तराई हो रही है, उस क्यूब को वेट कंडीशन में सीटीएम मशीन के ऊपर रखकर उसमें व्हील से उसको टाइट कर देते हैं और जैक की सहायता से उस पर लोडिंग लगाया जाता है, लोड अप्लाई किया जाता है। लोडिंग रेट टेस्टिंग के दौरान लोडिंग रेट 13.72 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट की रेट से लगाई जाती है। ट्यूब पर लोड अप्लाई करते जाते हैं जब तक कि ट्यूब की अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्राप्त होती है। तो यहाँ से ट्यूब ब्रेक होने से पहले मैक्सिमम लोड लेता है, उस मैक्सिमम लोड में एरिया का भार देकर स्ट्रेंथ निकाल देते हैं, जैसे फोर्स अपॉन एरिया कंक्रीट ट्यूब की स्ट्रेंथ आ जाती है, वही कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कंक्रीट कंप्रेशन में कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है, लेकिन उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अपन पढ़ते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, इसके लिए IS 456 2000 के अकॉर्डिंग कंक्रीट की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए 0.7 रूट FC के कोड के अकॉर्डिंग अपने को इसका फॉर्मूला दिया गया है। इससे अपन कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात कर सकते हैं। ये कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ और उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन को भी दर्शाता है। कंक्रीट की 3 प्रकार की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनके बारे में अपन कंक्रीट जो पढ़ेंगे उसके बारे में तब कंक्रीट सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा। तो यहाँ पर अपन कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो कोड के अकॉर्डिंग कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने का ये फॉर्मूला होता है 0.7 रूट FC के। इसको फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी कहते हैं, या मॉडुलस ऑफ रप्चर भी कहा जाता है, या बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, या कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.7 रूट FC के अपन कह सकते हैं। दोस्तों, कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी की अगर अपन बात करें तो IS 456 2000 के अकॉर्डिंग कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी 5000 रूट FC की होता है। इससे पहले पुराने कोड के अकॉर्डिंग आपको बुक्स में कई जगह मिलेगा 456 1978 के अकॉर्डिंग कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी 5700 रूट FC के, यानी 5700 रूट FC के होता था। अभी अपने को इसको यूज में नहीं लेना है, अगर इस कोड के अकॉर्डिंग बताए तभी अपने को यूज में लेना है। अगर 456 या 456 2000 के अकॉर्डिंग पूछे या अपने को कोड का नाम नहीं दे तो कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी 5000 रूट FC की बताना है। ये जो मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी होता है कंक्रीट का, इसको शॉर्ट टर्म यंग मॉडुलस भी कहते हैं।
शॉर्ट टर्म यंग मॉड्यूलस भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म यंग मॉड्यूलस इसलिए कहते हैं कि इसमें समय को अधिक कंसीडर नहीं किया जाता है, इसलिए इसमें क्रीप कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, ये विदाउट क्रीप होता है, इसमें क्रीप को कंसीडर नहीं करते हैं। एक कॉन्क्रीट, अगर क्रीप को कंसीडर किया जाए तो कंक्रीट का जो यंग मॉड्यूलस है वो लॉन्ग टर्म यंग मॉड्यूलस कहलाता है। लॉन्ग टर्म यंग मॉड्यूलस, शॉर्ट टर्म यंग मॉड्यूलस अपॉन 1 प्लस थीटा ये होता है। शॉर्ट टर्म को अपन 5000 रूट एफ के लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस थीटा, ये लॉन्ग टर्म यंग मॉड्यूलस कहलाता है कंक्रीट का। इसमें क्रीप को कंसीडर करते हैं, इसलिए इसे विद क्रीप भी कहा जा सकता है। ये लॉन्ग टर्म यंग मॉड्यूलस है, ये शॉर्ट टर्म यंग मॉड्यूलस की तुलना में कम होता है। इसमें एफसीके या इसमें एफसीके है वो कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और थीटा क्रीप कोएफिशिएंट होता है। कोएफिशिएंट ऑफ क्रीप कह सकते हैं इसे। क्रीप कोएफिशिएंट क्रीप स्ट्रेंथ अपॉन इलास्टिक स्ट्रेंथ का रेशियो होता है, जिसका मान एज ऑफ लोडिंग, कोड के अकॉर्डिंग इसका मान होता है एज ऑफ लोडिंग, और इधर थीटा का मान हो जाएगा। 7 डेज के लिए इसका मान होता है 2.2, 28 डेज के लिए इसका मान होता है 1.6 और 1 ईयर के लिए इसका मान होता है 1.1। तो ये क्रीप कोएफिशिएंट का मान कोड के अकॉर्डिंग ये है कि इसका मान एज ऑफ लोडिंग के अकॉर्डिंग 7 डेज के लिए 2.2 होता है, 28 डेज के लिए 1.6 होता है, 1 ईयर के लिए 1.1 होता है। तो ये क्रीप के कारण कंक्रीट का जो यंग मॉड्यूलस है वो डिजाइनिंग करते समय अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट आ रहा है तो उसका मान इतना लिया जाता है, और अगर शॉर्ट टर्म या क्रीप को कंसीडर नहीं करते हैं तो कंक्रीट का यंग मॉड्यूलस आपको ये लेना है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कंक्रीट का पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो लिटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, चाहे वो कंक्रीट हो चाहे कोई अन्य मटेरियल हो। तो अगर हम बात करते हैं कंक्रीट की, तो कंक्रीट का पॉइजन रेशियो जिसको स्टैटिक पॉइजन रेशियो कहते हैं, उसका मान होता है 0.10 से 0.20। नॉर्मली इसको अपन 0.15 कह सकते हैं। कंक्रीट का पॉइजन रेशियो होता है और होता है डायनेमिक पॉइजन रेशियो। डायनेमिक पॉइजन रेशियो का मान स्टैटिक पॉइजन रेशियो से ज्यादा होता है। डायनेमिक पॉइजन रेशियो 0.20 से 0.24 होता है, जो स्टैटिक पॉइजन रेशियो से ज्यादा होता है। अगर आपको ना स्टैटिक दे है और ना डायनेमिक दे तो आपको स्टैटिक पॉइजन रेशियो ही बताना होता है। कंक्रीट तो क्रीप क्या होता है कि डेड लोड या कांस्टेंट लोड पर टाइम के अकॉर्डिंग डिफॉर्मेशन आना या स्ट्रेन आना क्रीप कहलाता है। क्रीप एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है जो समय के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन कांस्टेंट लोड पर आता है। इसमें लोडिंग का मान नहीं बढ़ाने पर भी डिफॉर्मेशन आता है। तो क्रीप का मान लोडिंग ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है, लोडिंग एज पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो क्रीप का मान लोडिंग पर क्या एज है उस पर डिपेंड करता है, इसका मान टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग पर डिपेंड करता है। एज एट लोडिंग मींस टाइम आ गया है, तो इस पर क्रीप का मान डिपेंड करता है। क्रीप को कंसीडर करने के लिए क्रीप कोएफिशिएंट यूज में लेते हैं।
कोएफिशिएंट ऑफ क्रीप। कोएफिशिएंट ऑफ क्रीप क्या होता है, जिसको अपन थीटा कहते हैं, जस्ट अभी अपन ने पहले पढ़ा था। तो ये होता है क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, यानी क्रीप स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन के रेशियो को अपन क्या कहते हैं, क्रीप कोएफिशिएंट कहते हैं। और क्रीप कोएफिशिएंट का मान कोड के अकॉर्डिंग कितना होता है, मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया। जैसे एज ऑफ लोडिंग, और ये क्रीप कोएफिशिएंट का मान हो गया। तो 7 डेज के लिए कितना बताया था मैंने, 2.2। 28 डेज के लिए कितना बताया था, 1.6। और 1 ईयर के लिए कितना बताया था, 1.1। ये क्रीप कोएफिशिएंट का मान होता है। जैसा कि अपने सीमेंट कंक्रीट के बारे में पढ़ा है, सीमेंट कंक्रीट की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है नॉर्मली अपन ने। बाकी अपन डिटेल से उनका जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कंक्रीट सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो सीमेंट कंक्रीट या प्लेन सीमेंट कंक्रीट कैसी होनी चाहिए, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कैसे रहनी चाहिए। तो सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, अगर जरूरत पड़ रही है तो एड मिक्सचर का एक मिक्स होता है, जो एक होमोजेनियस मिक्स होना चाहिए। इसको कंक्रीट प्लेसिंग के दौरान, इसका प्लेसिंग करने के बाद इसका कॉम्पैक्शन करना चाहिए, प्रॉपरली इसको मिक्स करना चाहिए। कंक्रीट हार्ड ड्यूरेबल होनी चाहिए। कंक्रीट दो प्रकार की होती है, एक होती है फ्रेश कंक्रीट, और दूसरी होती है हार्ड कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट को ग्रीन कंक्रीट भी कहा जाता है या प्लास्टिक कंक्रीट भी कहते हैं। तो कंक्रीट मिक्सिंग के दौरान प्लास्टिक स्टेज में रहती है, इसको प्लास्टिक कंक्रीट कहते हैं मिक्सिंग के टाइम। उसके बाद में कंक्रीट धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग हार्ड हो जाती है, उससे हार्ड फॉर्म आ जाती है, उसको हार्ड कंक्रीट कहते हैं। तो कंक्रीट हार्ड ड्यूरेबल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है, लेकिन कंक्रीट का डिसएडवांटेज ये है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। तो कंक्रीट या प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, इसका यूज उस जगह ज्यादा किया जाता है जहां पर कंप्रेसिव लोड आ रहा हो या टेंसाइल लोड नहीं आ रहा हो। तो कंप्रेसिव लोड आने वाली जगह कंक्रीट का यूज करते हैं, जहां टेंसाइल लोड आ रहा है वहां पर कंक्रीट का यूज नहीं करके और आरसीसी का यूज करते हैं। हालांकि आरसीसी भी कंक्रीट के अंदर रेनफोर्समेंट लगाने से बनती है, लेकिन उसमें रेनफोर्समेंट आने से टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इस वजह से आरसीसी का यूज टेंसाइल लोड वाली जगह या कंप्रेसिव लोड वाली जगह किया जा सकता है, लेकिन सीमेंट कंक्रीट या प्लेन सीमेंट कंक्रीट का यूज टेंसाइल लोड आने वाली जगह पर नहीं करते हैं, केवल कंप्रेसिव लोड जहां आ रहा हो वहां इसका यूज करते हैं। लेकिन अगर रोड पेवमेंट डिजाइन करना हो सीमेंट कंक्रीट का, तो वहां पर कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के बेसिस पर पेवमेंट का डिजाइन किया जाता है। बाकी सभी जगह कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए कंक्रीट का डिजाइन करते हैं या कंक्रीट यूज में लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीमेंट कंक्रीट या प्लेन सीमेंट कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसमें अपन स्टील रेनफोर्समेंट का यूज करते हैं। अगर स्टील रेनफोर्समेंट कंक्रीट के साथ में यूज में लिए जाए एज ए कंपोजिट सेक्शन की तरह, तो वह आरसीसी सेक्शन कहलाता है। तो आरसीसी सेक्शन क्या हो गया, सीमेंट कंक्रीट स्टील रेनफोर्समेंट। स्टील रेनफोर्समेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि स्टील रेनफोर्समेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों ज्यादा होती है। तो
कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्टील रेनफोर्समेंट यूज में ले सकते हैं। दूसरा कि स्टील रेनफोर्समेंट का थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कंक्रीट के इक्वल होता है। थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है स्टील का, वो लगभग कंक्रीट के थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट के इक्वल होता है, जिसका मान 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये इक्वल होने के कारण दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अच्छी प्राप्त हो जाती है। तीसरा रीजन कि कंक्रीट के स्टील रेनफोर्समेंट को कंक्रीट के अंदर दबाने से स्टील रेनफोर्समेंट पर कोरोजन नहीं लगता है। तो ये तीन मुख्य कारण है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, स्टील इजीली अवेलेबल है, इकोनॉमिकल भी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों में अधिक, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों अधिक होती है। ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मेन रीजन स्टील रेनफोर्समेंट का कंक्रीट के साथ यूज लेने का मेन कारण है कि दोनों का थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इक्वल होता है, जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा प्राप्त होती है। दूसरी चीज कि स्टील रेनफोर्समेंट करते हैं। एडवांटेज ऑफ आरसीसी। आरसीसी की क्या एडवांटेज है? आरसीसी सेक्शन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों अधिक होती है, जिसके कारण अपन ये कह सकते हैं कि आरसीसी सेक्शन स्ट्रेंथ अधिक देते हैं। फायर रेजिस्टेंस होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होते हैं, और ये श्रिंक इनमें श्रिंकेज भी कम आता है। तो आरसीसी के डिसएडवांटेज की बात की जाए तो डिसएडवांटेज ये है, फर्स्ट नंबर, कि इसमें स्किल लेबर की आवश्यकता होती है। इसमें शटरिंग, सेंटरिंग, फॉर्मवर्क वगैरह यूज में लेते हैं, उनके लिए स्पेस की आवश्यकता होती है और स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। सेकंड अगर बात करें तो इसमें स्ट्रेंथ आने में टाइम लगता है। थर्ड अगर अपन बात करें तो आरसीसी सेक्शन स्टील या टिम्बर या ग्लास मेंबर की तुलना में अधिक हेवी होते हैं। ये आरसीसी सेक्शन के एक तरह से डिसएडवांटेज होते हैं। आरसीसी की बात करें तो आरसीसी सीमेंट, कंक्रीट, स्टील रेनफोर्समेंट का एक कंपोजिट सेक्शन होता है, जिसमें मैंने अभी सीमेंट कंक्रीट की अपन ने बात करी है। अपन बात करते हैं स्टील। स्टील कहां से प्राप्त होता है, कैसे बनता है, क्या है? तो अपन नॉर्मल बात करते हैं तो स्टील जैसे लोहे के एस्क होते हैं, हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है, साइराइट होता है, पाइराइट होता है, ये लोहे के एस्क होते हैं। लोहे के एस्क से जब लोहा प्राप्त किया जाता है तो पिग आयरन मिलता है। पिग आयरन एक ब्रिटल मटेरियल होता है। पिग आयरन से फिर कास्ट आयरन मिलता है, कास्ट आयरन से रोट आयरन मिलता है। तो पिग आयरन से कास्ट आयरन मिलता है, कास्ट आयरन से रोट आयरन मिलता है, जो आयरन की सबसे प्योरेस्ट ग्रेड होती है। ये कैसा होता है? ये ब्रिटल होता है, इसमें अशुद्धियां भी ज्यादा होती है, कार्बन भी ज्यादा होता है। फिर इसमें ये भी कैसा होता है? ये ब्रिटल होता है, लेकिन पिग आयरन की तुलना में काफी इसमें कम कार्बन होता है और इसकी तुलना में कम ब्रिटल होता है, लेकिन ब्रिटल होता है। ये कैसा होता है? ये डक्टाइल नेचर का होता है, डक्टाइल होता है। तो स्टील जो होता है वो इनके दोनों के बीच की कैटेगरी होती है। स्टील कैसा होता है? स्टील एक डक्टाइल मटेरियल होता है। इसमें कार्बन की, रोट आयरन में कार्बन की जो मात्रा होती है वो 0.10% से भी कम होती है। रोट आयरन में कार्बन की मात्रा 0.10% से भी कम होती है, जबकि कास्ट आयरन में कार्बन की जो मात्रा होती है वो लगभग 3 से 4% होती है। तो स्टील के अंदर कार्बन की मात्रा
कास्ट आयरन से कम रहती है, रोट आयरन से ज्यादा रहती है। स्टील को आगे जाके अपन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जैसे नॉर्मली बात करें तो हार्ड स्टील एंड सॉफ्ट स्टील। सॉफ्ट स्टील से अपने को माइल्ड स्टील प्राप्त हो जाता है और हार्ड स्टील से HYSD या TMT स्टील प्राप्त हो जाता है। तो स्टील में कार्बन क्या करता है कि अगर कार्बन की मात्रा स्टील में बढ़ती है तो कार्बन स्टील को ब्रिटल बनाता है, इसलिए इसमें कार्बन की मात्रा कम है तो ये ब्रिटल प्रॉपर्टीज इसमें सबसे कम है, ये डक्टाइल नेचर का हुआ। और इसमें कार्बन ज्यादा बढ़ने से ये इसमें डक्टिलिटी बहुत कम आ गई और इसमें ब्रिटल नेचर का हो गया। स्टील जो होता है वो डक्टाइल नेचर का होता है, लेकिन इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है तो ये ज्यादा डक्टाइल होता है। इसकी तुलना में इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है तो ये इसमें डक्टिलिटी कम होती है, उसमें डक्टिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से कार्बन डक्टिलिटी को कम करता है, ब्रिटल गुण बढ़ाता है, लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ाता है। कार्बन की मात्रा बढ़ने से स्ट्रेंथ बढ़ती है लेकिन डक्टिलिटी घटती है। तो जो माइल्ड स्टील होता है उसमें कार्बन की मात्रा कम होने के कारण डक्टिलिटी ज्यादा होती है और स्ट्रेंथ कम होती है HYSD या TMT की तुलना में, जबकि TMT में HYSD में स्ट्रेंथ माइल्ड स्टील की तुलना में ज्यादा होती है और डक्टिलिटी कम होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि कार्बन स्टील में डक्टिलिटी कार्बन नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेड ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। स्टील रेनफोर्समेंट की ग्रेड जैसे माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील को हम प्लेन बार के रूप में यूज में लेते हैं, इसके लिए कोड है IS 432 पार्ट 1। माइल्ड स्टील की एक ही ग्रेड है Fe250। इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है 250 न्यूटन पर स्क्वायर, जिसको यील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं स्टील की। इसके बाद आता है HYSD, हाई यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ डिफॉर्मेड बार। इसके लिए अपन कोड यूज में लेते हैं IS 1786 यूज में लेते हैं। इसकी 3 ग्रेड होती है। वैसे उसी प्रकार TMT की भी 3 ग्रेड होती है, वो उसकी स्ट्रेंथ भी HYSD के इक्विवेलेंट होती है। इसकी 3 ग्रेड होती है Fe415, Fe500, Fe550। इसको Fe415 को टोर 40, Fe500 को टोर 50, Fe550 को टोर 55 भी कहते हैं। Fe415 की यील्ड स्ट्रेंथ होती है या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या प्रूफ स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ये 415 न्यूटन पर स्क्वायर होती है। Fe500 की 500 न्यूटन पर स्क्वायर होती है, Fe550 की 550 न्यूटन पर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट ग्रेड आती है स्टील वायर फैब्रिक। इसके लिए अपन IS 1566 कोड यूज में लेते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है 480 न्यूटन पर स्क्वायर। रेनफोर्समेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्लेन बार। प्लेन बार में जैसे ये रेनफोर्समेंट है, इस रेनफोर्समेंट पर रिप्स नहीं होती है, जबकि डिफॉर्मेड बार इस पर रेनफोर्समेंट के ऊपर रिप्स होती है। रिप्स प्रोवाइड करने से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, यानी डिफॉर्मेड बार की बॉन्ड स्ट्रेंथ प्लेन बार की तुलना में ज्यादा होती है। कितनी होती है? डिफॉर्मेड बार की बॉन्ड स्ट्रेंथ प्लेन बार की तुलना में 60% ज्यादा होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है और बाकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे और उसमें आगे जो इसका पार्ट है जैसे रेनफोर्समेंट को भी डिटेल से पढ़ेंगे तो उनके बारे में पढ़ने पड़ेंगे, माइल्ड स्टील, HYSD
स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, या इनका स्ट्रेस कर्व किस प्रकार से बनता है। फिर आगे जैसे टाइप्स ऑफ लोड है, आरसीसी डिजाइनिंग के जो मेथड है, जैसे लिमिट स्टेट मेथड है, वर्किंग स्ट्रेस है, या अल्टीमेट लोड मेथड है, तो उनके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।